ये जो 3G 4G के लाइसेंसेस खरीदे थे, आपका जैज हो गया, टेली हो गया, यूफोन हो गए, इनके वो वाले पैसे पूरे हुए हैं कि नहीं, ताकि पता तो लगे कि 5G आना कब है। मेरे ख्याल में जो बिजली की राशनिंग हो रही है, अब आप इंटरनेट की राशनिंग कर लें ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाया करे। किसी की कोई गारंटी तो है नहीं कि डिलीवर करेगा सर, तो अगर आप में ये भी नहीं है तो हमने आपको वोट किस बात का डाल। आजकल पाकिस्तान के स्नूकर में दो लड़के छाए हुए हैं, अयूब खान और मुशर्रफ, दोनों का फैन क्लब मौजूद है और दोनों में क्या थी अगेन वही बात, सेंसिबिलिटी बाहर वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब शो को प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल साहब जी सर कैसे हैं? सर मैं ये बताना चाहता हूं कि जुगराज कहलून साहब ने कहा है कि जी तुसी मेरे कमेंट नहीं पढ़दे अपने शो को नाराजगी। सर असी नाराजगी वाले बंदे ही नहीं है, हमारी सिर्फ वो कैब में नाराजगी वाला लफ्ज है ही नहीं, हैगा ही नहीं सर। और हमें पता लग जाए ना कि कोई हमसे नाराज है, हाँ, तो हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, नाने पहुंच जाते हैं हम सर कि की होया भाई। तो सर इनको बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है। अपनी कमेंटिंग के अंदर आप थोड़ा फ्लेयर लें, मैं ये कहता हूँ, लेकिन नेगेटिविटी का नहीं, पॉजिटिविटी का। वो सर है उनकी में। अच्छा, वो तीन तीन पपियां देते हैं। वाह 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 सर, चौथी करेंगे तो रोज डिस्कशन आ जाएगी, फोर्थ पे हम पिघल जाते हैं सर, तीन तो घर पे ही मिल जाते हैं। अच्छा सर, तो सर बहुत चीजें हो रही हैं सर। आज का जो मैं पहला जो हमारा टॉपिक है उसकी मैं थीम रख रहा हूँ बैंडविड्थ। सर बैंडविड्थ होती है, इंटरनेट की भी होती है। एक आपने मुझे पहले सिखाया था विड्थ से, एक तो विड्थ होती है ना कि वो तो इंसान की होती है, कितनी विड्थ है तुम्हारे पास एक चीज करने के लिए। तो सर बैंडविड्थ जो होती है ना वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि यार मेरी बैंडविड्थ। ये असल में सर जब स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा आ रहे थे ना और यहाँ पे लोग जो थे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे और आप अपने आइडियाज पिच करते थे, आपने वेबसाइट डेवलप करानी होती थी, तो आप किसी बंदे के पास जाते थे, उनके मुंह में एक ही तरह की होती है कि उसने मतलब एक टाइट सी जीन्स पहनी हुई है और मोटी सी ऐनक पहनी हुई है। उनसे पूछते थे कि आप ये कैसे, कहते ब्रो आई डोंट हैव द बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ के सर रोले पड़े हुए हैं आजकल। कल रात का वाकया है सर के इंटरनेट जो है बहुत सारे इलाकों में बहुत स्लगिश हो गया, स्लो हो गया, स्ट्रीमिंग हो नहीं पा रही थी और लोगों को फिर या तो किताब पढ़ ली या मतलब कुछ लोगों को अपनी बेगम के साथ बाकायदा कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ गई। और लोगों के सर पुराने जो 2-3 साल पहले की लड़ाइयाँ थी वो खुल गई, सर बड़े इश्यूज हुए। तो जाहिर है आईटी मिनिस्ट्री का एक मौका आना चाहिए था कि अब स्लगिश इंटरनेट अब क्यों, अब क्या हो रहा है। तो हमारी जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि असल में आबादी के तनासब से हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो इतनी नहीं है, मतलब समथिंग टू दैट इफेक्ट। उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग इतने ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले और हमारी जो नेशनल बैंडविड्थ है वो है ही नहीं कि सबको केटर कर सके। तो सर मेरा तो ख्याल था कि आईटी मिनिस्ट्री का जो बहुत सारे काम बढ़ गए उनका एक जो पुराना काम था वो तो ये था कि आप इंश्योर करें कि बैंडविड्थ बढ़ती रहे। तो ये नहीं हो पा रहा सर उनसे। सर ये मतलब बैक वक्त नेगेटिव और बहुत ज़्यादा मुस्बत खबर है। अच्छा। इसमें जाहिर है मनफी पहलू तो ये है कि जिस तरह से हम बिजली के नए से नए घर बनाते जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि डिमांड बढ़ जानी है, इसी तरह बैंडविड्थ बढ़ाने की जरूरत थी। मतलब ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, फिर आईटी मिनिस्टर करती क्या रही है, मतलब या मिनिस्ट्री क्या करती रही है। लेकिन सर दूसरी तरफ इसमें जो मुस्बत पहलू है ना वो ये है कि इस वक्त किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के किसी चेयरमैन या सदर की जरूरत नहीं है कि वो टीवी पे आके इस मौजू पे बात कर सके कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है और इसको कंट्रोल करना है। उनको तमाम पार्टियों के सदूर को लगता है कि ये तो हम मतलब मजीद अनपॉपुलर हो जाएंगे अगर हम इस किस्म की बात करेंगे। सर आईटी मिनिस्टर ने कर दी है सर ये शिजा फातिमा फॉर पीएम। सर वाह, यानी कि आप टेक्निकली ये उन्होंने यही बात कर दी है, मतलब बैकडोर एंट्री मारी है उन्होंने इस स्टेटमेंट की कि यहाँ पे लोग ही बहुत ज्यादा हैं। हाँ सर, एक तो ये उन्होंने कहा है सर, उसके अलावा वो कहती हैं कि जी के मतलब पोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मसला है, स्पेक्ट्रम एक मसला है। सर देखिए अब बिजली के अंदर तो हमें पता है पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, बिजली में हमें पता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं कि एक यूनिट उठा के यहाँ से वहाँ फेंकना हमें नहीं आता। ये तो अंडरग्राउंड केबलें हैं और उसके बाद फाइबर्स ली हुई हैं और उसको फिर घरों में डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये तो बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई टेक है सर। तो मुझे समझ नहीं आती सर कि इसके अंदर कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्हीं का लगाया हुआ है, तो जब लगा रहे थे तब बुरा था या अब बुरा हो गया है? तो सर कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है। जी क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ ये आपकी बात इस मतलब लिहाज से दुरुस्त है कि बिजली का निज़ाम तो जो है हमारा वो 1947 से भी पहले से शायद कुछ इलाकों में है और फिर बाकी इलाकों में वो बनता चला गया है और
किसी इलाके में किसी दिहाई में बना, किसी इलाके में किसी दिहाई में बना, अब हम उसको उस पूरी ग्रिड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे लॉसेस कम है, कहीं पे ज्यादा है। ये जो मतलब इंटरनेट की जब बात होती है तो ये तो फिनोमेना ही 2005 के बाद का है ना, मतलब उससे पहले तो इस तरह की कोई चीज ही नहीं कैब कॉम जब आया था सर। हाँ तो ये बातें आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन मतलब फिर भी बातें आप अक्सर ठीक बात करते हैं, लेकिन उसका मेरे पास कोई जवाब सर कोई जवाब नहीं सर। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेट की चोकिंग है उसका ये बेसिकली स्पेक्ट्रम से उनका मुराद वही था कि जी हम ज्यादा बहुत हो गए हैं और जस्ट है। उन्होंने बाद में सर लॉलीपॉप भी दे दी और ट्रक की बत्ती भी नहीं, एक सर बल्ब लगा दिया उसके अंदर। वो ये था कि जी 5G जब आएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 5G रोल आउट जब सर हमारा होगा तो ये मामला जो है ये ठीक हो जाएंगे। फिलहाल आप सफर करें और घर पे टाइम स्पेंड करें अपने अहल खाना के साथ। सर यहाँ पे उनकी मैं मसला एक निकाल दूं, मेरा नहीं ख्याल कि 5G मतलब ये जो हम करते हैं ना बातें सेंसरशिप और फायरवॉल, ये तो इसको छोड़ दें। फिलहाल तो मसला ये है कि जिस दिन 5G रोल आउट करने का प्लान होगा, मतलब वो रोल आउट तो आज भी किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा रहा, वो आपके जो एग्जिस्टिंग ISPs हैं वो रौला मचा देंगे कि जी हमने जो 3G और 4G के लिए पैसे खर्चे थे अभी तक वही नहीं पूरे हुए, तो आप एक नई चीज ले आए हैं। तो ये तो अभी सबसे पहले तो कोई इसका पता करवाए कि ये जो 3G 4G के लाइसेंसेस खरीदे थे, आपका जैज हो गया, टेली हो गया, यूफोन हो गया, इनके वो वाले पैसे पूरे हुए हैं कि नहीं, ताकि पता तो लगे कि 5G आना कब है। और सर 5G का देखें ना, फिर 5G इज नॉट ओनली कि आप बस मतलब जो नए महंगे स्मार्टफोन्स हैं उन पे तो 5G इनेबल्ड है वो, और 5G उन पे चलेगा। तमाम फोन्स पे तो नहीं चलेगा। मतलब आप 5G ऑफर कर दें किसी को तो फिर उसको फोन भी अपग्रेड करना पड़ेगा एक शख्स को। और उसके अलावा सर मेरे ख्याल में हमारे जो एग्जिस्टिंग टावर्स हैं उन्हीं की कन्वर्जन होगी 5G पे, नए लगने पड़ेंगे। 5G के सर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ 5G के बारे में। मुझे तो एग्जैक्टली पता ही नहीं कि अमेरिका में जो उनके पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो कुछ लोग कहते हैं इनके सिग्नल जो है अगर उसके आगे दीवार आ जाए तो वो सिग्नल बार ब्लॉक हो जाता है। सो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है सर, कोई इतना आसान इसका रोल आउट नहीं। इट्स नॉट लाइक 3G एंड 4G। तो इसको बहरहाल देखते रहेंगे। बहरहाल सर एक कौम की हैसियत से मेरे ख्याल में जो बिजली की राशनिंग हो रही है अब आप इंटरनेट की राशनिंग कर लें ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाया करे। मतलब हम अपनी बैंडविड्थ जो है हम कम कर लें ताकि हुकूमत की बैंडविड्थ बढ़ जाए। ये सर तजवीज़ है मेरी। वाह, बहुत आला। मतलब सर मंडेज और यानी कि इसको एज वाइज कर लें सर। जो मैरिड कपल्स हैं, जस्ट मैरिड जो हैं, उनको तो जरूरत नहीं है सर इंटरनेट की इतनी, वो आपस में बड़े खुश हैं फिलहाल। सर जो 30+ हैं, जो उनकी शादी को हो गए 7-8 साल, सर उनको जरूरत है। वो अपना अपने उस कस्प पे एंटर कर रहे हैं जहां पे ना एक दूसरे से टाइम स्पेंडिंग जो है वो कभी भी फ्रिक्शन हो सकती है। और सर फिर उसके बाद आपके जो 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 बिल्कुल पीच ईयर्स हैं आपके जिनके शादी को हो गए 15-20 साल, सर वो उनको मेरे ख्याल में वो सबसे जरूरत है कि उनको अब उनको आ रही है सेकंड थॉट्स कि अब क्या करें क्योंकि अब उन्होंने दोनों का हो सकता है। और सर फिर जिनकी टप गई है सर 20-25 साल के बाद, सर उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं अब यही ठीक है, अब आदत पड़ गई। बिल्कुल ठीक है सर, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप कुर्बानी मांग रहे हैं ना सर मेरे से जी सर कि मैंने राशनिंग करनी है, तो मैंने नहीं करनी। अच्छा आपने नहीं करनी? नहीं सर, आप नहीं है इसके अंदर। सर मैंने जितनी कुर्बानियां देनी थी ना मैं दे चुका हूं। दे चुके। अब मैं जो अपनी बाकी मानदा जिंदगी है ना वो मैं गुजारना चाहता हूँ इंटरनेट और AC के साथ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक जनरेटर लूं और अल्लाह मुझे डीजल के पैसे दे, मैं AC में गुजारना चाहता हूँ अपने बाकी मानदा दिन। और आप 7 साल आपका हाई स्पीड इंटरनेट हो, बस यानी कि सर आप अपनी कुर्बानियों की हद तक आप भर चुके हैं, आप यहां तक आ चुके हैं। बस ठीक है, आपसे हम नहीं मांगेंगे। थैंक यू सर। सर आगे चलते हैं सर। प्लीज। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में बात करनी है सर। कल वो एक तकरीब थी, बहुत शुक्र वकला के साथ था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर उन्होंने हिमायत की कि हाँ जी ये बननी चाहिए, सूबों को मिलाने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। ये तो बयानात रहे। तो उसके बाद आई थिंक वो इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से कोई सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से, तो उन्होंने पहले अंग्रेजी में मुहावरा दोहराने की कोशिश की, फिर उन्होंने उर्दू में दोहरा दिया कि हमने उंगली पकड़ाई थी, उन्होंने बाँह पकड़ दी थी। सो एक तो उन्होंने उनके इशारे, मैं नहीं कर रहा ये तो है ना। तो फिर उन्होंने उसको बाद में जरा कवर अप इस तरह किया कि देखें जी ये यू गिव समबडी एन इंच शी टेक्स अ माइल, जो है अंग्रेजी का मुहावरा है। लेकिन सर उन्होंने बड़े सर कैजुअली उसको करके फिर अंग्रेजी में करके अपने आप को निकाल लिया, उन्होंने जुगत भी मार दी और निकल के भी गया। सर लेकिन टैलेंट, मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने वो भी किया कि ओहो अब कितनी मीम्स बनेंगी। उन्होंने सारी बेसिस कवर की हैं, सारी बेसिस कवर की। तो सर ये कमाल है। मतलब और मैं इसीलिए जो है ना मुझे मेरे ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको कम से कम, और ये पूरी दुनिया में तकरीबन ये है कि सियासतदान जो है ना वो बोलने में बहुत अच्छा होता है
और उसकी वजह ये है कि पता नहीं डिलीवर कर पाए ना पाए, कम से कम जब बोले तो फिर लुत्फ तो आए ना, मतलब एना तो होना चाहिए। मतलब ऑडिटरी का आर्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए आपका। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये इस तरह की जो निशानियां नजर आती हैं तो ये बड़ी जरूरी है, ये तमाम लोगों में होनी चाहिए। मतलब फिर वही बात है, किसी की कोई गारंटी तो है नहीं कि डिलीवर करेगा सर। तो अगर आप में ये भी नहीं है तो हमने आपको वोट किस बात का डालना है? सर बेहतरीन है, उन्होंने एक नया वोट बैंक सर खुर्च के निकाल लिया जमीन से ही सर। सर दूसरा सर मैं ये इसमें कह रही हूँ, अगर तो बिलावल साहब का जो व्हाट्सएप है या उनका फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट है अभी तक हैक नहीं हुई या लीक नहीं हुई, और अगर हो गई है तो उनका जो पब्लिक स्पीकिंग कोच है उसका नंबर जो है सर कोई बंदा शेयर कर देना और बेचे लोगों को, पॉलिटिशियंस को, जी मैं आपको ना थ्रू कराता हूँ उस बंदे से। लोग थ्रू कराते होते हैं ना सर लोगों को, तो बिलावल साहब के पब्लिक स्पीकिंग कोच से थ्रू कराते, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की सर, और सर उसका खामियाजा जो है वो अब हम देख रहे हैं सर। सर उन्होंने बहुत मेहनत की, ये क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मतलब आज के 5 साल पहले या 6 साल पहले के बिलावल भुट्टो और आज का जो कॉन्फिडेंस, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और मतलब आप देखें कि अंग्रेजी की कहावत को पंजाबी से मिलाना, तो उंगल और बांह और उसके बाद उसको वो कर देना, क्या कहने सर, मतलब क्या बात है। मतलब अब सर उनकी जो लिंकेजेस जो है ना अंग्रेजी उर्दू के, वो यूं से शाखें जो मिल रही हैं सर बेसिकली, क्या बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और यही तो चीज होती है कि मतलब पाकिस्तानियों को चाहिए क्या होता है, पाकिस्तानियों को चाहिए होता है कि एक शख्स जो कि लैंग्वेज हमारी बोले लेकिन सेंसिबिलिटी बाहर की रखे। हाँ, और वो एट विल जब अंग्रेजी में ट्रांसफर हो ना तो लगे वो गोरा बोल रहा है, मतलब देसी देसी इंग्लिश भी नहीं है ना उनकी सर। आप ये बुनियादी तौर पे अगर ये देखें ना कि पाकिस्तान के अगर आप मकबूल लीडर्स निकालें, मकबूल मतलब मार्शल तो कोई भी आ जाता है ना, तो उसमें नहीं, तो उसमें आप ये देखें कि चाहे जिन्ना साहब हों, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो, चाहे इमरान खान हो, ठीक है, मतलब एक नवाज शरीफ वाहिद एनॉमली है। वरना चाहिए क्या है कि सेंसिबिलिटी बाहर वाली चाहिए, सेंसिबिलिटी बार। सर आप बीच में जरदारी साहब को मिस करते हैं, जरदारी साहब भी जब मतलब करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जरदारी साहब की एक ना परसेप्शन सी बनी हुई थी, और मुझे ये इंटरव्यू अच्छी तरह याद है कि जब बीबी शहीद मतलब वो वाकया हुआ तो उसके बाद ना आई थिंक जो इनका एरिया है जहाँ पे बीबी दफन है, नाम जैन से क्यों निकल गया है, वहाँ पे जब उनका आई थिंक बरसी थी या कुछ था, तो वो बिलावल साहब तो बहुत छोटे थे तब, तो किसी इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरव्यू करने की कोशिश की बिलावल की, तो मुझे तब परसेप्शन थी कि जरदारी साहब जो हैं वो हर चीज पे कमांड रखते हैं। जरदारी साहब का जुमला मुझे याद है कि प्लीज एक्सक्यूज माय सन, ही इज ऑफ अ टेंडर एज राइट नाउ सो ही वोंट बी एबल टू गिव एन इंटरव्यू। तो सर ये जब जरदारी साहब ने, मैंने कहा अच्छा सर बंदा बड़ा ना, जब परसेप्शन हो कि तब उनकी मुझे भी वो वाली थी, तो जरदारी साहब ने जब फौरन फ्लिप किया तो फिर मेरी, तब मैं भी छोटा था, मतलब क्या बिलावल साहब और मेरी शायद एक ही है जो, बट वो मुझे तब अंदाजा हुआ कि जरदारी साहब जो है वो काफी चीजों में कमांड रखती है। मैं 10-11 साल उन्होंने जेल में बिल्कुल जाया नहीं किए। नहीं सर, ना उन्होंने 10-11 साल वहां जाया किए, ना उसके बाद जब ये कुछ साल के लिए अमेरिका गए थे वहां जाया किए। ये हर जुमेरात को कोलंबिया बैठे होते थे किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस या कोर्स में, तो अपने आप को पॉलिश कर रहे थे, वो अपने आप को पॉलिश कर रहे थे। अच्छा दूसरे बीच में हम बहुत मोहतात, लेकिन बीच में जो हमने मार्शल लॉ वाला भी जिक्र किया, सो सिवाय एक ज़िया उल हक साहब के जो कि बहुत मैसिवली अनपॉपुलर हैं अब तकरीबन तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में, अदरवाइज उनको आप छोड़ दें तो एक याहिया खान साहब जो है, एक तो उनका टाइम बहुत छोटा था, दूसरा ये है कि क्योंकि उनके होते हुए मुल्क टूट गया था। अच्छा बाय द वे उनकी ना कोई ज्यादा बात ही नहीं करता, मतलब आपको लोग ना उनको मिलते हैं डिस्क्रेडिट करते हुए, ना को क्रेडिट देते हुए, बिल्कुल इग्नोर्ड है। बाकी याहिया खान, बाकी अयूब खान और मुशर्रफ दोनों का फैन क्लब मौजूद है और दोनों में क्या थी अगेन वही बात, सेंसिबिलिटी बाहर वाली है। सर अयूब खान साहब तो बकायदा, मतलब जब वो, मुझे अच्छी तरह याद है, ये यूट्यूब पे पड़ी होंगी वीडियोस, जब उनका अमेरिका का दौर था तो कैनेडीज उनको रिसीव करने आए थे बकायदा, मेरे ख्याल में मैनहट्टन में उनकी एक गाड़ी में, मतलब ओपन एयर गाड़ी में मतलब गए थे, मतलब वो ओपन एयर गाड़ी कैनेडी साहब को बाद में भाड़ी पड़ दी, सॉरी, बट लेकिन वैसे ही मतलब अयूब खान साहब जो है वो मतलब उस तरह से गोरे थे, मतलब गोरा टच था। मुशर्रफ साहब में भी मतलब शौकीन मिजाज थे तो गोरा टच था। तो बस सर ये है, ये चीजें ये मतलब अट्रैक्ट करती हैं आई थिंक अभी भी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। और सबसे बड़ी मिसाल जैसे आपने जिक्र ही किया वो तरीके इंसाफ है कि मतलब उनको होता है यार कि एक बंदा जो विच कैन स्टैंड राइट नेक्स्ट टू प्रिंस चार्ल्स के साथ भी खड़ा होके वो बात कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी यहां से संभाल सकता है, कमाला हैरिस को भी पकड़ लेगा, वो इमरान खान है। और मैं अग्री करता हूं बाय द वे इस बात से, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता सर। ये सबको अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे ना एक तरफ किसी भी चीज को जब इन्होंने डिस्क्रेडिट करना हो ना, कि इन्होंने वुमेन मार्च को डिस्क्रेडिट करना हो या इन्होंने कोई बच्चों के हकूक को किसी चीज को करना हो,
तो ये साथ ही कहते हैं कि ये तो बाहर की साजिश है, यहूदी लॉबी फलाना ढमकाना। लेकिन फिर वही बात, लीडर इनको ऐसा ही चाहिए जो कि सेंसिबिलिटी बाहर वाली सेंसिबिलिटी रखता हो। मतलब ये बीच में कुछ साल नवाज शरीफ वाले अगेन वो नॉर्मली थे, अब तो खैर वो भी नहीं रहे ना, अब तो वो पॉपुलर नहीं रहे, लेकिन बीच में हाँ 6-8 साल ऐसे थे जिसमें वो पॉपुलर थे। राशिद साहब का तो चार्म ये था ना कि उन्होंने जो अपनी ग्रास रूट्स जो थी, ताजर कम्युनिटी वगैरह, उनका वोट बैंक वहां स्टैब्लिश हुआ था। अब उससे भी गए अनफॉर्चुनेटली। इनका तो आप बेसिकली वोट बैंक एक सर्कुलर था, मतलब लीड्स भी खुश हैं, अशराफिया को भी मजे आ रहे हैं, और फिर एक अवाम के अंदर भी बंदा घुस गया, तो बड़ा सा चार्म होता है बेसिकली। तो वो हर सियासतदान में होना चाहिए। बाकी सर नंबर अगर हमें मिल जाए उनके पब्लिक स्पीकिंग कोच का, तो आप हमें मिल जाएगा तो सर हम बेलॉस सर हम लगा देंगे सर, कमेंट लिख देंगे यार ये बंदा है। बिल्कुल वो हम कर देंगे। दूसरी एक और चीज ये है कि ये यहाँ पे पता नहीं क्यों सियासतदानों को इस चीज का शौक नहीं है। अगेन जिस तरह से आपने कहा कि मतलब जरदारी साहब को किसी ने कहा तो नहीं था करने का, उन्होंने अपने आप पर टाइम लगाया, बट ठीक है। तो इसी तरह और सियासतदानों को क्यों शौक नहीं है अपने आप को वो करने का, क्योंकि मतलब फिर वही बात है कि आप बैठे बिठाए ना बहुत स्टेजेस ऐसे क्रूज कर सकते हो और ऊपर जा सकते हो अगर आप वही खुश गुफ्तार हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा जरदारी साहब का कि हम पहले नहीं आता था उनको, पटारों से शायद उनको अपनी तमाम गिरफ्त तो उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉलिशिंग की। तो वो पॉलिशिंग जो है, वो रिफाइनमेंट जो आई है बाद में थोड़ी सी 2000 हमने 8 ऑनवर्ड्स हमने देखी है, जो सीधी बात है वो देखी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उनका जो साहबजादे उनके, और वो तो आई रिफाइंड थे, और अब वो अपनी मतलब वो आयरॉनिक बात है कि वो दूसरी तरफ रिफाइनमेंट ले रहे हैं। सर मजे आ रहे हैं। तो सर आगे चलते हैं। Please. अब स्पोर्ट्स की दुनिया में सर 2 खबरें हमारे पास। सर पाकिस्तान जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, उनके जो प्रेसिडेंट है खालिद महमूद साहब, और सेक्रेटरी जो है कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज तंग साहब, उनको स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया है, क्योंकि 3 जो बॉक्सर्स हैं वो फॉरेन टूर्स के बाद मिसिंग हो गए, स्लिप हो गए। जो 2 बॉक्सर हैं सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह खान, जो है वो बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ के बाद से नहीं मिल रहे हमें। और जो जुहेब रशीद हैं वो इटली के अंदर 2024 का ओलंपिक क्वालिफायर था, उसके बाद से वो गायब है। तो 3 बॉक्सर गायब है, और जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उनके जो 2 हेड्स हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगा दिया। सर ये जाहिर है मनफी काफी मनफी है। बात है, और उसमें बस मुस्बत मैं यही कह सकता हूँ कि वही जो फैल्कन अपना वसीम है जी, वो फ्लाई आउट कर गया है पाकिस्तान से। उसने रास्ते में पड़ाव डालना है मेरे ख्याल में इंग्लैंड या अमेरिका कहीं, लेकिन उसकी फाइट है माल्टा। अच्छा, तो सब जो है वो एंटिसिपेट करें, देखें। बाकी ये जो हमारा मिस होने वाला मामला है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगेन पाकिस्तान में बॉक्सिंग के बुरे हालात हैं, मतलब वो बेचारे जो भागे हैं, मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो यहाँ से इलीगली कई बार गया वो अपना बॉक्सिंग करियर तो परस्यू नहीं कर सकता। सो वो अपने जिंदगी की सारी मेहनत और अपने जितनी एस्पिरेशन थी उस सब की कुर्बानी दे के वहां भाग गए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्ट्रीट साइड पर्स बेच लेंगे या बियर बेच लेंगे या मतलब कहीं रेस्टोरेंट में सफाई कर लेंगे, पेपर्स तो उनको मिलने नहीं, क्योंकि इलीगल को क्या मिलना है। तो आप सोचें कि उनकी यहाँ पे जिंदगी कितनी खराब होगी कि वो ये करने पे मान गए। सर वैसे मेरे पास एक और सर वाइल्ड थ्योरी है इसके अंदर, जो मैं पेश करना चाहता हूँ एक फिल्म के स्क्रिप्ट के थ्रू आपको, मेरी फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं, कि ये सर 3 बॉक्सर्स तंग, इनमें से किसी एक को ले लें, अपने मुल्क की हालात से तंग, वो कोई भी मुल्क हो सकता है, और ये स्लिप हो गए क्वालिफायर्स के बाद या किसी के बाद, उसके बाद वो उस शहर के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग सीन में चले गए सर, और उस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग सीन में सर उन्होंने पहले कुट खाई, और फिर वो सिर्फ बॉक्सिंग करते थे। फिर उनको एक ट्रेनर मिला कि तेरे में टैलेंट है, फिर उसको एमएमए के अंदर डाला, और सर वो अंडरग्राउंड सीन को फतह करके फिर एकदम से मर्ज किया, और हमारे मुल्क वालों ने कहा ये तो हमारा लड़का है यार, और फिर हमने ओनरशिप ले ली उसकी। सर अगर इस सारे असना में सर आप बीच में एक वहां की लड़की को इश्क करा दें सर, जाहिर है सर, तो उसको नेशनलिटी भी बेचारे गरीब को मिल जाएगी सर। तो देखिए अगर ये सुन रहे हैं हमारी बात, तो अंडरग्राउंड सीन में आप दाखिल हो जाए मजीद। हाँ मतलब खैर अगेन ये हम फिल्म के क्योंकि कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, वरना अदरवाइज तो वो अंडरग्राउंड सीन भी मेरे ख्याल में होता है इलीगली है। हाँ, या वापस आ जाए। तो इनके भी जो बेचारे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो भी शायद कोई बख्शिश हो जाए, तो 12 सब देखेंगे। तो ये तो बॉक्सिंग की बात रही, तो अब जरा हम चलते हैं स्नूकर की तरफ सर। तो स्नूकर में सर अजद इकबाल साहब जो हैं वो IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर जो चैंपियनशिप है उसमें सेमीफाइनल में उन्होंने मलकीत सिंह को 6-0 हरा के क्वालिफाई किया। उसके बाद सर अलबत्ता ये हुआ कि उन्होंने जब वो फाइनल में पहुंचे तो उनका मैच था चावला साहब के साथ, कमाल चावला साहब के साथ, तो वो हार गए हैं 6-2 उनसे। 2-0 की लीड थी उनकी,
फिर चावला साहब ने जो है उन्होंने 6 इकट्ठे फ्रेम जो है उनसे जीते, तो फाइनल वो हार गए। बट स्टिल सर बहुत बड़ी बात है कि आप एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर आप सेमीफाइनल के अंदर भी फाइनल के अंदर भी पहुंचे, और मेरे तो ख्याल में उनका एक भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए जब वो वापस आए। ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स का आपको पता है, हम शो में चाहते हैं कि उनको मजीद फ़रोग मिले। हमने कल ही कराटे वाली बात की थी जो वो जीते हैं, और उनका सर बाकायदा इस्तकबाल सर कोयटा के अंदर हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और फाइनल में पहुंचना ही सर बड़ी बात होती है, और हार जीत तो एक सिलसिला चलता रहता है। आजकल पाकिस्तान के स्नूकर में 2 लड़के छाए हुए हैं, एक अजदद इकबाल, दूसरे का मैं नाम भूल गया हूँ, अवैस है या क्या है, लेकिन उसका भी सरनेम इकबाल ही है। अब पहली तो बात पता कराने वाली ये है कि ये कोई भाई भूई तो नहीं है। वो और बात है कि खैर इकबाल इतना कॉमन वो नाम है कि वो हो ही सकता है। इनके वालिद साहब होंगे ना इकबाल। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ना भी हो ये भाई, इकबाल एक बहुत कॉमन सरनेम टाइप है। तो खैर सर ये ना बड़ा फैसिनेटिंग है। मतलब मैं इस पे ना अक्सर सोचता हूँ कि जब आपके पास यहाँ पे मतलब कुछ स्पोर्ट्स होती हैं ऐसी जिन पे जब आपके पास अच्छे रिसोर्सेज ना हो और बाद में जब आप अच्छे लेवल पे जाओ तो उससे आपको एडवांटेज मिल जाता है। स्नूकर वैसी स्पोर्ट नहीं है। मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि जो हमारे मोहम्मद यूसुफ हैं पुराने क्रिकेटर, ठीक है, ये इनको मेरे कई दोस्त जानते हैं बचपन से। ये बर्ड में खेलते होते थे रेलवे। तो ये मतलब जब मोहम्मद यूसुफ साहब इतने से थे ना, तो लिटरली बच्चा, तो इनके पास बल्ला नहीं था होता, ये वो जो धोबी वाला नहीं होता पटका, ये वो लाते थे खेलने के लिए। तो इनकी जब बारी आती थी ना तो ये इतने को पर्टिकुलर थे, ऐसा जा बच्चा कि गेम खेल के कह रहा है ऐसा पैन दसना मेरा बल्ला थर्ड मैन थर्ड मैन तो आ रही है। सो अब वो जाहिर है आगे जाके उस बंदे का टैलेंट, मेहनत और किस्मत सारा कुछ मिल गया और फिर वो टीम में आ गया। यहाँ पे जाहिर है आपको पता है कोई भी चीज हल्की सी भी इधर उधर हो जाए तो आप वो अच्छा। लेकिन जब उस बंदे के हाथ में बल्ला आ गया होगा तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई होगी कि एक पहले राउंडेड चीज से खेल रहा था, अब वो एक फ्लैट चीज से खेल। बट स्नूकर ऐसी स्पोर्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे आप एक ऐसी टेबल पे खेलते हो जो राइट करनी खाती है, ठीक है। अब आप राइट करनी अपनी सेटिंग में रख के खेल रहे हो, जब वो सीधी होगी सर तो आपकी पूरी सेटिंग आउट हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है कि इधर से लड़के जाके, तो बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ पे देखिए स्नूकर रूम्स का बड़ा रिवाज है और बड़े सालों से है। लाहौर की हद तक तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, हमारे बहुत जानने वाले हैं जो उनके घर वाले तंग होते हैं कि मतलब वो हफ्ते में एक दिन तो रहते ही वहाँ पे स्नूकर खेल रहे होते हैं, और उसमें ज़ाहिर जुआ भी लगता है और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्ती यारी भी होती है और कुछ लोग अच्छे भी निकल के स्नूकर रूम से है। सर आप दुनिया के जो सबसे ज़बरदस्त स्नूकर प्लेयर रॉनी ओसल्लिवन जो है वो स्नूकर रूम्स की एक पैदावार है ना। स्नूकर रूम से खेलते खिलाते अब दुनिया में उसके नेड़े कोई नहीं है। मतलब और हैं ट्रम्प, जज ट्रम्प है और बड़े प्लेयर अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन रॉनी ओसल्लिवन तो एक सवांट है ना, मतलब अपनी अपनी फील्ड का। तो यहाँ से भी सर इसका मतलब है कि स्नूकर रूम से अंदर बहुत सारे लोग होंगे, ये तो निकल गए आगे। जो हम बात करते हैं कि अब स्नूकर अगर फर्ज करें ये मशहूरी ले आते हैं थोड़ी सी स्नूकर का, मुझे यकीन से मैं कहता हूँ सर कि यहाँ प्लेयर है हमारे पास, और उनको आपने कोई मतलब अब आई डोंट नो स्नूकर का कोई हमारी फेडरेशन है, कोई बोर्ड है, मतलब ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है क्या, इसकी टेक्निकलिटी है? अगर नहीं है तो रहने दे, फिर मतलब ऐसे ही रहने दे जैसे चल रहा है, और इन प्लेयर्स को गवर्नमेंट लेकिन सपोर्ट करे, ये और ऐसे टूर्नामेंट्स खेलें ताकि को पता नहीं सर कल को स्नूकर में छा जाए हम। सर मैं बचपन में ना, मतलब बल्कि बचपन नहीं लड़कपन में मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास ना एक दिन इतने पैसे आ जाएं कि मुझे ये टेंशन ना हो कि मैं अगला स्नूकर का फ्रेम कैसे खेलूंगा। तो सर उतने पैसे तो आ गए हैं। मैं चाहूं तो मैं पूरा दिन स्नूकर खेल सकता हूँ। सर किस दिन हो जाए फिर स्नूकर? सर किस दिन चलती है, मैं वैसे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये ना कि आप मुझे वो बड़ा मजा आता है कि आप कई स्नूकर क्लब्स हैं जिनके अंदर ना आप रूम बुक करा सकते हो। अच्छा सर वो कितना शुक्र है कि आपने कुंडी लगाई है, अपना आपका टीवी चल रहा है, अपने आप वो बाहर वाले लोग शोर शराबा उनके गाने नहीं आप सुन रहे, सिगरेट उनके वाले नहीं चल रहे। तो बड़ा सर मजेदार है। सर बेहतरीन है सर। देखिए वही सर हमारा जो अगेन शो का जो एक मकसद बन गया, हमारा एक कॉज जो हमने टेकअप कर लिया कि जो ऑल्टरनेट स्पोर्ट है वो छोटी स्पोर्ट है बड़ी स्पोर्ट है, को पाकिस्तानी उसके अंदर जीता है, उसने सेकंड थर्ड फिफ्थ भी है, हाईलाइट जरूर करना है। ये सर जरूर करना है। बल्कि इस पे ना मुझे वो भी ख्याल आया कि मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन मेरे अपनी बेगम के साथ कोई एक दो दफा कहीं बाहर हम फिर रहे थे, तो वो कुछ हमने कुछ थोड़ा सा टाइम गुजारना था, कुछ करने को नहीं था, तो एक स्नूकर क्लब करीब था, तो हम अंदर चले गए। तो वो हमने गेम लगा ली, उसको बेचारी को बिल्कुल नहीं आती खेलने। इधर लाहौर में? नहीं बाहर। तो अब वो मैंने 2-4 पॉइंट, उसने कहा जी मुझे सिखाओ। तो मैंने कहा सिखानी क्या है, बस ये क्यों है और वो यूं हाथ रखे, यूं हाथ रखने और उसको कर ले दो।
तो उसने कहा नहीं मुझे सिखाओ। मैंने कहा जी यस यही है, मुझे भी इतनी आती है, तो ये तुम भी इसी तरह कर लो। हम तो उसकी टेक्निकलिटी की, क्यू बॉल को किधर मारेंगे तो बॉल रिवर्स करेगी, चैप कैसे मारना है, स्पिन कैसे देनी, वो तो हमें भी नहीं आता सर। हमें भी नहीं आता। और दूसरा ये है कि वो फिलहाल सीधे सीधे पॉट तो करो ना, फिर वो भी कर लेंगे टाइप सीन। अच्छा वो हुआ ये कि 2-3 दफा इसी तरह हुआ, और वो जाहिर है मेरे से नाराज के तो मुझे सिखाते नहीं हो। मुझे समझ नहीं है कि इसमें सिखाने वाली बात क्या है, नाराजगी वाली क्या बात है? एक दफा इसी तरह हम गए तो उधर एक हम टेबल ली हुई, तो एक गोरा आ गया, उसने कहा कि मेरी अभी जो है ना 100 लगनी है, मेरे दोस्तों के साथ बैटिंग है, तो मैं जरा प्रैक्टिस करने आ गया था, तो कोई और है नहीं, तो मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊं। तो मैंने कहा आ जाओ। उसने भी खेलनी शुरू कर दी। तो बेगम ने उसको कहा कि जी मैं इसको कहती हूँ मुझे सिखा, ये सिखाता नहीं, तो तुम मुझे सिखा दो। उसने कहा ठीक है मैं सिखा देता हूँ। सर उस बंदे ने उसने कहा कि ये हाथ 45 के एंगल पे, ये टांग इतने ही एंगल पे, ये इतने। अब मैं ऐसे सोच रहा हूं कि यार सर गोरा हर चीज को ना सर एंगल, सर वो डी जेब में लेके फिरता है सर, बेसिकली सर डी इधर होती है, हर चीज में एंगल है सर। और हम यहाँ पे यार क्या आता है रखना है, और सबसे पहले तो यार पाउडर ला, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा टेलकम लगा के और फिर क्यू की वो कर रहे हैं। सर हमने कभी नहीं सोचा एंगल, कभी नहीं सोचा सर, कभी नहीं सोचा सर, नहीं सोचा सर। चले सर गोरा सर, किस कोई तो वजह है ना सर, कोई तो वजह है ना सर, को वजह तो है कि अभी हम बैठे हैं सर IMF के चक्रों में, कोई वजह ही है ना सर। सर बारह सर इसी नुक्ते पे मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।